जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब ठीक हैं? अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं आपका कैफ टू टैक्स प्रैक्टिसेस जिसमें हमने आपको चैप्टर नंबर 7 इनकम फ्रॉम बिज़नेस वो स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हम इसमें आपकी जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, टैक्स किसको कब रिक्वायर करता है कि आपने कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करनी है या एक्रूअल बेसिस फॉलो करनी है, वो डिस्कस कर चुके हैं। फिर हमने में इसमें जो चीज़ डिस्कस की है वो आपकी है कि जो आपके इनएडमिसिबल एक्सपेंसेस होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं? उनके क्या रूल्स हैं, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं, हमने वो इसमें डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी। और उनमें से आपके पेपर में हर दफ़ा लाज़मी 7 से 8 नंबर का पोर्शन आता ही आता है, उस एक टॉपिक में से। आज जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है चैप्टर 7 का जो भी रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है, आपके बैड डेट एक्सपेंसेस हैं, आपके जो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंस है और आपकी स्टॉक इन ट्रेड, क्लोजिंग स्टॉक की या स्टॉक इन ट्रेड की जो आपने किस तरह से वर्किंग करनी है, किस तरह से आपने कॉस्टिंग करनी है, हमने वो यहाँ पर डिस्कस करना है। वैसे तो जो IS2 बताता है आपको कि आपने किस तरह से स्टॉक इन ट्रेड की इन्वेंटरी की आपने कॉस्टिंग करनी है, लेकिन टैक्स लॉज़ भी आपको बताते हैं कि आपने टैक्स पर्पसेज़ के लिए कब आपने मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करनी है, जिसको हम प्राइम कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, और कब आपने एब्ज़ॉर्प्शन कॉस्टिंग को डिस्कस करना है। हम जो पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि आपको डिडक्शंस कौन-कौन सी अलाउ होती हैं। लॉ कहता है कि जो भी आपने एक्सपेंस बिज़नेस के पर्पज़ के लिए इनकर किया होगा, आपको वो सारे का सारा एक्सपेंस अलाउ होगा। लेकिन शर्त क्या है कि आपने सेक्शन 21 वाली सारी कंडीशन जो भी रेलेवेंट कंडीशन उस एक्सपेंस पर अप्लाई हो रही होगी, आपने वो फुलफिल करनी है। जैसे कि हमने वहाँ पर पढ़ा था कि अगर आपने एक पेमेंट की है और इनकम टैक्स लॉ के अंदर उस पर आपने विदहोल्डिंग करनी थी इनकम टैक्स की। अगर आपने विदहोल्डिंग नहीं की, बेशक वो आपका एक्सपेंस किस पर्पज़ के लिए है? बिज़नेस पर्पज़ के लिए है, लेकिन आपने एक लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, तो लॉ कहता है आपको वो एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है? स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सी एक आपने स्टेटमेंट माइंड में रख लें कि इनकम फ्रॉम बिज़नेस में टैक्स लॉ कहता है कि जो भी आपने एक्सपेंस इनकर किया है, वो आपको सारे का सारा अलाउ होगा। लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो आपने पूरी करनी है, जैसे कि आपने बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है, बैंक के थ्रू पेमेंट कब करनी है, हम ये लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आपने कब सैलरी कैश में पे करनी है, आपने कब सैलरी बैंक के थ्रू पे करनी है, हम ये भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। फिर लॉ कहता है कि जो आपके एसेट्स हैं जिनकी यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर है, ठीक है? अगर आप अकाउंटिंग में आप अपने माइंड में लेकर हैं कि वहाँ पर अगर आप कोई एसेट एक्वायर करते हैं, जिसकी यूज़फुल लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, 2 ईयर होती है या 10 ईयर होती है, जितनी भी साल हो, आप उनको डायरेक्ट एक्सपेंस आउट नहीं करते। आप उन पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, आप उन पर अमोर्टाइज़ेशन चार्ज करते हैं। सिमिलरली आपको टैक्स लॉ भी कहता है कि अगर आप कोई टेंजिबल फिक्स्ड एसेट आप परचेज़ करते हैं, जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा है, तो आप उस पर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम करेंगे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे का सारा एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमने किस तरह से कैलकुलेट करना है, वो आपका जो चैप्टर 8 है आपकी बुक का, हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपका टैक्स लॉ आपकी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन को आपके IAS 16 को नहीं मानता। वो कहता है कि मैं आपको खुद बताऊँगा कि आपने एसेट की कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट करनी है, ठीक है? क्या-क्या आपने आइटम्स, क्या-क्या आपने रेलेवेंट चीज़ें उस कॉस्ट में इंक्लूड करनी है। आपने IAS 16 में भी पढ़ा था कि आप कॉस्ट किस तरह कैलकुलेट करते हैं, लेकिन टैक्स लॉ अपना तरीका बताता है। तो हमने टैक्स के लिए क्या फॉलो करना है, वो तरीका फॉलो करना है जो आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बता रहा है। सिमिलरली ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनमें से वो एक्सपेंसेस जो आपके मतलब आपको मोर देन 1 ईयर आपको बेनिफिट देंगे, तो आप उनको स्टेट ऑफ एक्सपेंस आउट नहीं करेंगे, आप उनको अमोर्टाइज़ेशन करेंगे, आप उनकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। जो आपके जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, ठीक है? उनको आप जो भी रेलेवेंट है इनका ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट चैप्टर में जाके डिस्कस करेंगे, आप उसके अकॉर्डिंगली उनको एक्सपेंस आउट करेंगे। फिर यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ईयर अलाउंस का, ये हमारा अकाउंटिंग में नहीं है, ये भी हमारी टैक्स में डेप्रिसिएशन से लिंक्ड है। चैप्टर 8 में हम डिस्कस करेंगे। अब जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है वो है आपका साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर्स। टैक्स लॉ कहता है कि एक पर्सन जो बिज़नेस कर रहा है, ठीक है? पर्सन में वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, AOP भी हो सकता है और कंपनी भी हो सकती है। अगर वो पाकिस्तान में कंडीशन क्या है कि अगर वो पाकिस्तान में कोई रिसर्च एक्सपेंडिचर करता है, किस पर्पज़ के लिए? अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए।
फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल फैक्ट्री थी, ठीक है? उसने कहा कि यार मैं जो कपड़े बना रहा हूँ, मैं जो कपड़ा बना रहा हूँ, जो मैं फिनिश गुड्स बना रहा हूँ, जो मैंने एक्सपोर्ट करनी है, अब उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कॉटन की क्वालिटी थोड़ी-सी मतलब इम्प्रूव्ड चाहिए। अब वो क्या करता है कि कुछ एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो एग्रीकल्चर इंजीनियर्स होते हैं, उनको हायर करता है, एक उनको लैब बना कर देता है, कहता है आप कहता है कि जनाब आप यहाँ पर रिसर्च करें और कोई आप सीड इन्वेंट करें, जब आप ऐसा कोई सीड आप जब जिसके ऊपर आप जिसको हम काश्त करें, तो जो कॉटन की क्वालिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी। जिससे हमारी जो फिनिश गुड है, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारा हमारा कपड़ा है, जो हमें एट द एंड एक्सपोर्ट करना है, उसकी भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। अब वो जो उसने सारा खर्चा किया है रिसर्च के ऊपर, वो किया है बिज़नेस पर्पज़ के लिए, ठीक है? वो कहाँ पर किया है? पाकिस्तान में किया है। ये मस्ट होनी चाहिए कि जो खर्चा हो रहा है बिज़नेस पर्पज़ के लिए हो रहा है और वो पाकिस्तान में हो रहा है, तो लॉ कहता है कि आपको अलाउ है। यहाँ पर उसने नीचे डेफ़िनिशन दे दी है, ये बस आपने मेमोराइज़ कर लेनी है, पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड भी वो पूछ सकता है। इसमें कोई ऐसी-वैसी बातें नहीं हैं। फिर वो कहता है कि अगर एक पर्सन ने कोई ऐसा एक्सपेंडिचर किया है जो कि किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को पेमेंट की है, जो हॉस्पिटल को पेमेंट की है, क्यों पेमेंट की है, पर्पस क्या है कि उस पर्सन के जो एम्प्लॉयज हैं या उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनके बेनिफिट के लिए। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जो आपकी अच्छी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, आपको मेडिकल अलाउंसेज या मेडिकल ट्रीटमेंट आपको अलाउ करती हैं। अगर आप वहां पर एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं तो आपका और आपकी फैमिली का, लाइक आपके पेरेंट्स का और आपके वाइफ और चिल्ड्रंस का जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो आप एक हॉस्पिटल को पेमेंट्स करते हैं, ठीक है? आप उस हॉस्पिटल जाकर फ्री में वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। ऐसे जो भी पेमेंट्स आपकी होंगी, वो लॉ कहता है कि जो आप अपने एम्प्लॉई के बेनिफिट्स के लिए आप कर रहे होंगे, आपको वो एक्सपेंस अलाउ है। शर्त क्या है कि बैंक के थ्रू पेमेंट्स की हुई हो। अगर विथहोल्डिंग बनती है, तो विथहोल्डिंग की हुई हो, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट क्या है कि अगर आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट बनाया हुआ है जो कि वर्कर्स की एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग के लिए है। अगर आप उसको कोई पेमेंट कर रहे हैं, कोई डोनेशन दे रहे हैं, जो भी हिसाब किताब आपका हो रहा है, तो लॉ कहता है आपको वो भी क्या एक्सपेंस आपको अलाउ है, ठीक है? और आपकी और कोई ट्रेनिंग आपकी जो कोई स्कीम है जिसमें आप पेमेंट कर रहे हैं, जो किसके लिए बनी हुई है, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के लिए बनी हुई है, तो लॉ कहता है कि आपको वो भी एक्सपेंस अलाउ है। अब जो नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट है वो है प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट जब हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो बिजनेस लोन लेता है और लोन पर जो मार्कअप पे करता है, इंटरेस्ट पे करता है, वो क्या है? उसका प्रॉफिट ऑन डेट है। तो लॉ कहता है कि आपको जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो आपने बिजनेस पर्पस के लिए वो यूज किया होगा, ठीक है? तो उस पर जो प्रॉफिट बन रहा होगा, जो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस बन रहा होगा, वो आपको यहाँ पर टैक्स में अलाउ होगा। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको लेस कर सकते हैं। अब जो पॉइंट सेकंड पॉइंट है जिसमें वो बात कर रहा है कि लीज रेंटल्स। लीज रेंटल्स क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है लीज वाला, ये आपकी अकाउंटिंग में IFRS 16 को हम कहते हैं लीजेस, ये आपका FAR 2 के सिलेबस का पार्ट है। आपने FAR 1 में ये चीजें नहीं पढ़ी होती, तो मैं आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। सारा ठीक नहीं होगा, कुछ बातें मैं होंगी गलत, लेकिन टैक्स पर्पज के लिए वो ठीक होंगी, ठीक है? जब आपने FAR 2 पढ़नी है तो आपने मेरे वाली ये बातें भूल जानी है। जो आपको सर पढ़ा रहे हो, आपने वो पढ़ के पेपर में तैयारी करनी है। लेकिन टैक्स के पेपर के लिए आपको ये वाला जो पॉइंट्स हैं ये आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है? अब लीज के अंदर होता क्या है? अब लीज में ये होता है कि हम एक बैंक के पास जाते हैं या हम किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, एक बिजनेस जाता है, कहते हैं कि जनाब आप मुझे कोई मशीनरी, कोई गाड़ी, कोई भी मूवेबल एसेट क्या कर दें, लीज पर दे दें, या इमूवेबल भी हो सकता है, ठीक है? क्या मुझे लीज पर ये मशीनरी लेकर दे दें, मैं आपको 5 साल या 6 साल का आप स्केड्यूल बना लें, मैं आपको पेमेंट करता रहूंगा। जैसे आप लोन देखें, अब हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ठीक है? अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, हम जो लीज के रेंटल्स होते हैं, मीन्स जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं, 5 साल की हैं, 6 साल की हैं, 7 साल की हैं। मैं कहता हूं कि मैंने एक मशीन ली, ठीक है? बिजनेस है, बिजनेस ABC लिमिटेड। उसने क्या किया, बैंक के पास गया और एक मशीन क्या कर ली, लीज पर ले ली। अब बैंक वाले ने क्या कहा, बैंक वाले ने कहा कि जनाब आप मुझे पर ईयर या पर मंथ कर लेते हैं,
आप मुझे पर मंथ 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है, पर मंथ। और टोटल जो ड्यूरेशन है आपकी इस लीज का, जो इंस्टॉलमेंट्स का, ये है आपका 5 ईयर्स, ठीक है। और मैं आपको क्या रेट चार्ज कर रहा हूं, मैं आपको चार्ज करूंगा 10%, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, हम इन रेंटर्स को लेते हैं, हम इन लीज पेमेंट्स को लेते हैं, हम एक कैलकुलेशन करते हैं। एक कैलकुलेशन करके हमारे पास एक वैल्यू आती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल्स। अब वो क्या है, आप FR2 में जाके पढ़ेंगे IFRS 16 करते हुए। आपके पास आप क्या करते हैं, सारे रेंटल्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मैं ज्यूम करता हूं कि उसकी अमाउंट आ जाती है आपके पास 2 मिलियन, ठीक है, 20 लाख रुपए। इस अमाउंट के साथ आप एक डबल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। आप रिकॉर्ड करते हैं मशीन डेबिट, 2 मिलियन से, ठीक है। और आप साथ में रिकॉर्ड करते हैं लीज लायबिलिटी, 2 मिलियन से क्रेडिट। अब यहां पर जो मशीन है, हालांकि ये आपने परचेज नहीं की, आपने लीज पर ली है। 10 साल के बाद, 5 साल के बाद हो सकता है आपने वापस करनी हो, लेकिन जब आपने ये रिकॉर्ड कर ली तो आप फिर इसकी क्या करते हैं, IAS 16 के मुताबिक आप इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। अब हर साल इस 2 मिलियन को, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हैं या आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी आप यूज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप इसको क्या करते हैं, हर साल डेप्रिशिएट करते हैं। और आपकी डेप्रिसिएशन कहाँ जा रही होती है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में जा रही होती है, आपके एडमिन एक्सपेंसेस में या आपकी कॉस्ट ऑफ सेल में जा रही होती है, ठीक है। और जो लीज लायबिलिटी है, इस लीज लायबिलिटी की आप उसी तरह से अकाउंटिंग करते हैं जिस तरह से आप क्या करते हैं, एक नॉर्मल लोन, ठीक है। आप ये समझ, नॉर्मल लोन, आप लोन में क्या करते हैं, आप एक स्केड्यूल बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर लेते हैं डेट, ठीक है, आप यहाँ पर लेते हैं इंस्टॉलमेंट, साथ में आप लेते हैं प्रिंसिपल पोर्शन, साथ में आप लेते हैं इंटरेस्ट, और जहां पर आपका होता है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग प्रिंसिपल। अब जब आपने ये लीज ली होगी, लीज पर ली होगी, मैं कहता हूँ 01/01/2021, ठीक है। आपकी ये पेमेंट बन गई 2 मिलियन की। पहली पेमेंट मैंने कब करनी है, 31 जनवरी 2021 को। पेमेंट कितनी है, 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब इस 1 लाख रुपए में मेरा इंटरेस्ट भी शामिल है, मेरा प्रिंसिपल भी शामिल है। हम क्या वर्किंग करेंगे, 2 मिलियन टोटल लीज लाइबिलिटी है, 10% रेट है मेरा पूरे साल का, मल्टीप्लाई बाई 1/12, ये मेरे पास बन जाता है, मैं अज्यूम करता हूं ये अमाउंट इंटरेस्ट की बन जाती है 25,000 रुपए एक मंथ की, ठीक है। तो अब मैं जब पेमेंट करूंगा, अब इस 1 लाख में से मेरी कितनी पेमेंट है, 25,000 मेरा क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो बाकी क्या बन गया मेरे पास, 75,000 प्रिंसिपल बन गया मेरे पास। अब इस मंथ के एंड पे जो प्रिंसिपल बच गया, क्लोजिंग बैलेंस, वो बच गया है 19,25,000 रुपए, ठीक है। अब नेक्स्ट पेमेंट मैंने कब करनी है, 28 फरवरी को करनी है 2021 को। कितनी पेमेंट करनी है, 1 लाख पेमेंट करनी है, ठीक है। अब मैंने 19,25,000 का 10% लेना है, उसका 1/12 लेना है। मैं कहता हूं मेरा अब एक्सपेंस बन गया है 22,500 रुपए। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पर क्या लूंगा, 22,500 लूंगा, ठीक है। मेरे पास रिमेनिंग जो बच जाएगी, ये बच जाएगी 77,500। सिमिलरली यहाँ पे मेरी क्या आ जाएगी, ये अपडेट हो जाएगी। अब जो आपका ये इंटरेस्ट पोर्शन होता है, ये वाला इंटरेस्ट पोर्शन, ठीक है, वो आपका जा रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। आप क्या करते हैं, एंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। तो जब आप ईयर एंड पे अकाउंट्स बनाएंगे, आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ये सारे का सारा जो आपका लीज क्रेडिट, जो आपका प्रॉफिट एक्सपेंस है इंटरेस्ट का, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा होता है। अब टैक्स क्या कहता है, अब यहां पर एक और टर्म है जी, ये जो आपका 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए से हम कहते हैं लीज रेंटल। जब हम टैक्स की बात करते हैं, टैक्स कहते हैं जनाब, आप
अकाउंटिंग में जो करते रहें, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है, मेरा कोई गर्ज नहीं है। लेकिन जब हम टैक्स की बात करेंगे, ठीक है, टैक्स की जब हम बात करेंगे, तो आपने ये अज्यूम करना है टैक्स में कि वो जो आपने मशीनरी ली है, वो आपने जो कार ली है, जो आपने वो बस ली है लीज के ऊपर, आपने ये अज्यूम करना है कि वो आपने रेंट पर ली हुई है। मुझे कोई नहीं मालूम कि IFRS 16 क्या कहता है कि आपने किस तरह उसकी अकाउंटिंग करनी है। मुझे सिर्फ ये मालूम है कि टैक्स के पर्पज के लिए आपने जब लीज रेंटल की पेमेंट करनी है, तो आपने उसमें से कोई इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं करना। जब आपका वो एसेट ही कंसिडर नहीं कर रहा आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, तो मतलब ये हुआ कि जो लीज्ड एसेट पर मैं अकाउंटिंग में मैंने डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी, वो यहाँ पर टैक्स में मुझे अलाउ नहीं है। क्योंकि टैक्स कहता है वो तुम्हारा एसेट नहीं है, वो उस बैंक वाले का एसेट है, उसने तुम्हें रेंट पर दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, जब भी पेमेंट करनी है तो आपने करना है रेंट एक्सपेंस डेबिट, इसको हम कहते हैं लीज रेंटल एक्सपेंस डेबिट, 1 लाख रुपए, ठीक है। और आप पेमेंट कर देंगे बैंक क्रेडिट आपका 1 लाख रुपए से। जो भी आपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए होंगे, जो आपने फाइनेंस कॉस्ट चार्ज की होगी अकाउंटिंग के अंदर, आप उसको ऐड बैक कर देंगे। क्लियर? अगर आपको याद हो, जब हमने पहला लेक्चर डिस्कस किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, उसमें हमने एक स्केड्यूल बनाया, एक हमने परफॉर्मा बनाया था कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट करेंगे। उसमें जो हमें एक्सपेंसेस डिसअलाउ हो जाते हैं, हम वो ऐड बैक कर देंगे। जो हमारा प्रॉफिट ऑन डेट ऑन लीज्ड एसेट है, कौन सा प्रॉफिट ऑन डेट, कौन सी फाइनेंस कॉस्ट जो हमारी लीज एसेट पर है, हम उसको ऐड बैक कर देंगे। जो हमारी रेंटल की अमाउंट क्वेश्चन में हमें गिवन होगी, ये हमें एक्सपेंस अलाउड है, हम ये लेस कर देंगे। इसके अलावा जो लीज्ड एसेट पर अकाउंटिंग के अंदर हमने डेप्रिसिएशन लेस की हुई होती है, हम वो भी ऐड बैक कर देंगे। अब हम इस पॉइंट को पढ़ते हैं। ये देखें, लीज रेंटल ऑफ एन एसेट टू ए स्केड्यूल्ड बैंक, जिससे भी आपने लीज पर ली हुई हो, उसको जो आप लीज रेंटल की पेमेंट कर रहे होंगे, आपको पूरा का पूरा वो एक्सपेंस अलाउ होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बच्चों को कंफ्यूज करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें ये वाला एक पॉइंट है, ये वाला एक पॉइंट, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा जब हम चैप्टर 8 जो हमारा है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जिसमें हम डेप्रिसिएशन वगैरह डिस्कस कर रहे होंगे, वहां पर एक पॉइंट है जिसमें कॉस्ट लिमिटेशन, उन्होंने कॉस्ट को लिमिट किया हुआ है कुछ कुछ व्हीकल्स की, कुछ एसेट्स की को। हम वो जब डिस्कस करेंगे तब साथ में मैं ये भी डिस्कस करूंगा। अब जो नीचे वाले 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आपके न्यूमेरिकल में टेस्ट नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये आपके सिनेरियो में वो टेस्ट करेगा कैफ लेवल पे। तो ये आपने जस्ट मेमोराइज कर लेने अगर करने हो तो, अदरवाइज वो भी करने की जरूरत नहीं है, जैसा आपने 2 दफा पढ़ लेना है। अब नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो काफी जो है वो आपका है बैड डेट्स। ये वो तकरीबन हर न्यूमेरिकल में वो क्या कर रहा होता है, टेस्ट कर रहा होता है। अब मैं पहले जो आपकी अकाउंटिंग है, जो आपने कैफ सॉरी PRC 4 पढ़ी होगी, उसमें आपने बैड डेट्स का कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया होगा। उसमें जब हम क्रेडिट पर सेल करते हैं, क्रेडिट सेल करते हैं, जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट एंड सेल्स क्रेडिट, ठीक है। और उसमें जब आप अपने एक्सपेंस को राइट ऑफ करते हैं, मतलब आपको कंफर्म हो जाता है कि ये जो पर्सन है, जो हमारा डेटर है, जो हमें पेमेंट नहीं करने वाला, आप रिकॉर्ड करते हैं बैड डेट डेबिट, एंड आपका जो अकाउंट रिसीवेबल है वो ये डेबिट, और जी आपका क्रेडिट। अब यहां पर देखें, पहले आप इस सेल को रिकॉर्ड करते हैं, ये सेल आपकी टोटल सेल्स का पार्ट बन जाती है और आपकी इनकम स्टेटमेंट में टोटल सेल्स में आ रही होती है। फिर आप उसी सेल्स के रिलेटेड कुछ जो अमाउंट्स होती हैं, कुछ जो अकाउंट्स होते हैं, आप उनको क्या कर देती हैं, बैड डेट्स करके राइट ऑफ कर देते हैं। अब हम इसी चीज को स्टेटमेंट जो हमारी टैक्स लॉ में पढ़ी लिखी हुई है, हम वो पढ़ते हैं। ए पर्सन, मतलब सारों को अलाउ है, shall be allowed a deduction for bad debt in a tax year if the following conditions are satisfied। ये 3 कंडीशन है, ठीक है। पहले कहते हैं कि the amount of debt was previously included in the person's income for business chargeable to tax। अब मतलब यह कि प्रीवियसली आपने अपनी इनकम में उसको ऐड किया हुआ हो, तब भी आप उसकी डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अब जहां पर आपको मैंने क्यों ये बात बताई थी कि आप पहले क्या करते हैं, उसको सेल रिकॉर्ड करते हैं, सेल आपकी इनकम है, आपकी ये प्रॉफिट एंड लॉस में टॉप पर आ रही होती है,
तो फिर आपको ये एक्सपेंस अलाउ होता है। ठीक है ऑलरेडी, क्योंकि आप उसको इनकम का पार्ट बना चुके होते हैं। यहां पर वो यही बात कर रहा है जो आपको मैंने डबल एंट्री में समझाई है। अब जो पार्ट बी है, ये वो डिस्कस कर रहा है बैंक्स के रिलेटेड। ठीक है, वो ये कह रहा है कि जो बैंक्स ने अपने लोन दिए होते हैं इनकम जनरेट करने के लिए, लाइक जो अगर मैंने बैंक से लोन लिया है उसको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, अब जो बैंक का इंटरेस्ट है वो बैंक का इनकम है। अगर मैं उसको वो लोन की रिपेमेंट नहीं करता, ठीक है, तो वो जो लोन है वो मेरा क्या हो जाएगा, बैड डेट रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर ये पॉइंट जो बी है ये आपका टेस्ट नहीं होगा, जो पॉइंट ए है ये आपका रेलेवेंट है यहाँ पर। फिर वो कहता है कि आपने वो डेट सारे का सारा या उसका पार्ट अपने अकाउंट्स में, मींस आपने अकाउंटिंग में ऑलरेडी उसकी ये वाली डबल एंट्री रिकॉर्ड की हुई होनी चाहिए। ठीक है, फिर वो कहता है कि देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग दैट द डेट इज इरिकवरेबल। मतलब आपके पास रीजनेबल ग्राउंड्स होने चाहिए। वो किस तरह से हो सकते हैं कि मींस आपने एक पर्सन को क्रेडिट पीरियड दिया 30 दिन का, अब उसने 30 दिन में पेमेंट नहीं की, 40 दिन हो गए, आपने फॉलो अप किया, आपने कॉल्स की, आपने ईमेल्स की, उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया, 50 दिन हो गए, आप उसके घर गए, उसने फिर भी पेमेंट नहीं की, आपने कहा भाई पेमेंट करो वरना हमने एफआईआर करवा देनी है, वो कहते जाके करा दो। मतलब आपने सारे हरबे अपना लिए लेकिन आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो फिर आप राइट ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बैठे हैं 30 दिन हुए आपको लगता है वो पेमेंट नहीं करेगा, आप बस एंट्री, वैसे लैपटॉप ओपन किया, एंट्री रिकॉर्ड कर दी, बैड एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, नहीं, आपके पास रीजनेबल ग्राउंड होने चाहिए। ठीक है, टैक्स पर्पज के लिए अकाउंटिंग में आप जो मर्जी करते रहे, टैक्स वाले आपको एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा होने से प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट कम होने से आपका टैक्स, जो टैक्स की अमाउंट होती है वो कम होती है, और एफबीआर को ज्यादा से ज्यादा टैक्स चाहिए होता है। फिर वो कहते हैं कि टैक्स के अंदर, टैक्स लॉ के लिए आपको बैड डेट एक्सपेंस की उतनी अमाउंट अलाउ होगी जितनी आपने क्या की होगी, अकाउंटिंग में एक्सपेंस रिकॉर्ड की होगी। मींस अगर मैंने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड किया है बैड डेट एक्सपेंस 1 लाख रुपए का, तो जो मुझे मैक्सिमम टैक्स के अंदर बैड डेट एक्सपेंस अलाउ हो सकता है वो 1 लाख का ही अलाउ होगा, उससे कम अलाउ हो सकता है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं हो सकता। फिर यहाँ पर ये पॉइंट समझते हैं जो हमारा असल में पॉइंट, जो पॉइंट 3 है, सब पॉइंट ये थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूज करता है, हम इसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मिस्टर अली है, ठीक है, सेल उसको मैंने की 1 लाख रुपए की, मतलब मेरा अकाउंट रिसीवेबल कितना बन गया, 1 लाख रुपए का। अब मैंने 31 दिसंबर पे, सॉरी 30 जून पे 2022 पे एंट्री मैंने रिकॉर्ड कर दी कि भाई मुझे पैसे इनमें से 50,000 नहीं मिलना, मैंने बैड डेट क्या कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया 30,000 डेबिट एंड अकाउंट रिसीवेबल 30,000 क्रेडिट। अब हो सकता है कि इनकम टैक्स लॉ मुझे 30,000 पूरे का पूरा बैड डेट एक्सपेंस अलाउ कर दे, पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम मुझे कितना अलाउ होना है, 30,000 अलाउ होना है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मेरा जो कमिश्नर है एफबीआर का, वो कहता है कि जनाब आपको मैं इसमें से अलाउ करूंगा सिर्फ 15,000 रुपए, मैं आपको टैक्स पर्पज के जो बैड डेट एक्सपेंस अलाउ करूंगा वो सिर्फ 15,000 रुपए अलाउ करूंगा। तो यहां पर मैंने अपने न्यूमेरिकल में क्या करना है, क्योंकि 30,000 रुपए तो मेरा ऑलरेडी क्या हुआ हुआ है, मैंने ऑलरेडी अपनी इनकम स्टेटमेंट में लेस किया हुआ है, मेरा बैड डेट एक्सपेंस मेरे इनकम स्टेटमेंट में आ रहा होगा, जिस वजह से मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलरेडी कम आ रहा होगा। अब क्योंकि मैंने लेस किया हुआ है 30,000 रुपए, अब मुझे जो एक्सपेंस अलाउ हो रहा है 15,000 अलाउ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमिश्नर मुझे 15,000 रुपए का बैड डेट एक्सपेंस डिस अलाउ कर रहा है। तो यहाँ पर मैं 15,000 क्या कर दूंगा अपने न्यूमेरिकल में, उस अपने जो हमने एक फॉर्मेट पढ़ा था उसमें हम एड बैक कर देंगे। अब 30,000 रुपए मैंने क्लेम किया था, अकाउंटिंग में वैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है, जो अकाउंटिंग के अंदर मैंने किया होगा, लेकिन जब मैं टैक्स की वर्किंग कर रहा हूँ मैंने क्या क्लेम किया होगा, 15,000 रुपए क्लेम कर लिया होगा। अब यहां तक तो बात थी आसान। अब जो बात कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ी सी मतलब कॉम्प्लेक्सिटी आती है, वो ये आती है कि मुझे जो बाद में बैड डेट की रिकवरी होती है, बैड डेट की रिकवरी होती है, केस 1,
केस वन हम कहते हैं, केस वन, वो जो अमाउंट रिकवर हुई है, रिकवर्ड अमाउंट, वो हुई है 30,000 की 30,000 रुपए। ठीक है, मुझे जो अमाउंट रिकवर हुई है वो कितनी हुई है, पूरी की पूरी 30,000 रुपए। क्लियर। तो आपका टैक्स लॉ कहता है कि आपने क्या करना है, आपने करना है ए माइनस बी। ए क्या है, ए है जो आपको अमाउंट की रिकवरी हुई है, ए क्या है जो आपको अमाउंट की रिकवरी हुई है। एंड बी क्या है, बी है कि आपने जो टोटल बैड डेट एक्सपेंस एंड जो बैड डेट एक्सपेंस अलाउड था, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, बी है। अब यहां पर अगर मैं वर्किंग करूं केस वन, ठीक है, अब यहां पर ए कितना है, 30,000 रुपए। बी कितना है, बी यहां पर है 15,000 रुपए। 30 टोटल एक्सपेंस मेरा कितना था, बैड एक्सपेंस कितना था, 15,000, 30,000 रुपए था, 30,000 रुपए था। और जो मुझे अलाउ हुआ था वो 15,000 अलाउ हुआ था। मीन जो बी क्या है, बी वो अमाउंट है जो मुझे इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने डिसअलाउ की थी। वो कितनी अमाउंट है, 15,000 रुपए है। तो लॉ कहते हैं अगर ये आंसर आता है पॉजिटिव, जितनी अमाउंट का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, ये आपने अपनी इनकम में ऐड कर देना है। अब मैं यहां पर इसको थोड़ी एग्जांपल चेंज करता हूं। यहां पर मैं कहता हूं कि 30,000 था, मुझे लॉ ने 12,000 क्या किया था, अलाउ किया था। अब यहां पर बी कितना बन जाएगा, यहां पर बी बन जाएगा 18,000 रुपए। ये बी क्या है, टोटल बैड डेट एक्सपेंस जो मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में रिकॉर्ड किया था 30,000 रुपए था, और जो मुझे इनकम टैक्स लॉ ने अलाउ किया था वो 12,000 रुपए था। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है मेरा बी, 18,000 रुपए। लॉ कहता है आपने टोटल रिकवरी को में से लेस करना है उस पोर्शन को जो आपको डिसअलाउ हुआ था। अब मेरा यहां पर 12,000 रुपए क्या बन जाएगा, इनकम में ऐड हो जाएगा। अब हम कहते हैं करते हैं केस टू की बात करते हैं। केस टू कौन सा है मेरा, मुझे रिकवरी कितनी हुई है, मुझे रिकवरी हुई है 15,000 रुपए की। यहां पर लॉ क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ए माइनस बी करना है। ए कितना है, 15,000 रुपए, बी कितना है, 18,000 रुपए। ठीक है, लॉ कहता है अगर ए माइनस बी आपका आंसर आ जाए माइनस में, तो जो ये अमाउंट है ये आपने क्या कर लेनी है, एक्सपेंस अपना क्लेम कर लेना है, बैड एक्सपेंस आपने क्लेम कर लेना है। इसके पीछे लॉजिक क्या है जरा समझे। अब ये रिकवरी मुझे पार्शियल जो रिकवरी हुई है, ठीक है, अब इससे लॉ को ये कंफर्म हो गया कि यार जितनी अमाउंट रिकवर हो गई है वो हो गई है, अब रिमेनिंग अमाउंट रिकवर नहीं होनी। तो उसने ऑलरेडी जब मुझे डिसअलाउ किया था, तो तब मेरा 30,000 की बजाय 30,000 मैंने अपनी इनकम रिकॉर्ड की थी, मेरे अकाउंटिंग के मुताबिक मेरा सारे का सारा मेरा बैड डेट एक्सपेंस था। लेकिन टैक्स कहता है कि मैं आपको सिर्फ 12,000 रुपए क्या करूंगा, अलाउ करूंगा। ठीक है, तो मतलब मेरा एक बैड डेट एक्सपेंस था, लेकिन मेरी फिर भी 18,000 रुपए की जो अमाउंट थी उन्होंने इनकम में रहने दी, उस पर मैंने टैक्स पे कर दिया था। इसलिए जब यहां पर जब रिकवरी होती है तो लोग कहते हैं जो आपकी डिसअलाउड जो आपकी अमाउंट थी, आप वो एडजस्ट करके अपना जो या तो इनकम बन रही होगी या एक्सपेंस बन रहा होगा, आप उसको क्लेम कर लेंगे। ठीक है, आपने जो चीज कंफ्यूज बच्चों को करती है वो है बी, कि बी क्या है, बी है आपको जो प्रीवियसली अमाउंट डिसअलाउ हुई थी वो आपकी क्या है, बी है। ठीक है, तो ए तो आपको पता है जो आपका अमाउंट यहां पर रिकवर हुई है वो ए है, लेकिन बी क्या है, टोटल बैड डेट एक्सपेंस, डेट एक्सपेंस एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड माइनस बैड डेट एक्सपेंस एज पर टैक्स रिकॉर्ड। ये आपके पास क्या आ जाएगी, डिसअलाउड अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, तो वो आपकी क्या है, बी है। तो ये आपने सिर्फ कैलकुलेट करनी होती है, और इसके बाद अगर ये आंसर आपका नेगेटिव में आया तो ये आप क्या कर देंगे, अपनी इनकम का अपना एज एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे। अगर ये आंसर पॉजिटिव में आता है तो आप इसको इनकम में एड बैक कर देंगे। ये आपका क्या, अब आप कोई भी पास पेपर उठाएंगे ये वाला पॉइंट करेंगे, आपको आराम से ये चीज समझ आ जाएगी। अब इस लेक्चर का हमारा लास्ट पॉइंट है, ठीक है, जो हमने चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। पहली है कि आपकी मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। अब मैं ये आपकी जो पहला लेक्चर था इनकम फ्रॉम बिजनेस का, उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ।
ये आपका कैश बेसिस, ठीक है, और अक्रूवल बेसिस। आपके पास दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, आप टैक्स अकाउंटिंग में भी यही पढ़ते हैं, आप टैक्स में भी यही है। कैश बेसिस जो है ऑप्शन है इंडिविजुअल और एओपी के पास, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो कंपनी है उसने ऑलवेज क्या करनी है, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है, ठीक है। और कमिश्नर के पास ये इख्तियार है कि वो किसी को कह ऑर्डर भी कर सकता है कि आपने इनका फॉर्म बिजनेस है, उसको कैश भी करना है या अकाउंटिंग बेसिस पे अपने अक्रूवल पर करना है, या कोई पर्सन एप्लीकेशन लेकर जा सकता है कि जनाब मेरी जो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है वो चेंज करें, मेरे बिजनेस की नेचर है वो चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी भी आगे बातें लिखी हुई है अकाउंटिंग जो आप पढ़ते होते हैं, आप पढ़ लेंगे आपको समझ आ जाएगी। जो ये वाला पॉइंट है, ये सेम वही पॉइंट है जो हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में पढ़ा था, हमने जो जो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ा था। अब वो क्या था कि अगर आपने एक एक्सपेंस क्लेम किया एक्रूवल बेसिस पर, आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड की होगी, एक्सपेंस डेबिट एंड पेएबल क्रेडिट। और अगर आपने वो लायबिलिटी जिस टैक्स ईयर में आपने क्लेम किया है उससे नेक्स्ट थ्री इयर्स में अगर आपने वो लायबिलिटी पे ऑफ नहीं की, तो फिर फोर्थ ईयर में जाकर आप उसको रिवर्स कर देंगे। अब जब रिवर्स करेंगे आप क्या एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंट्स पेएबल डेबिट एंड आपकी इनकम क्रेडिट, ठीक है जी। अब मैं आपकी इनकम प्रॉपर्टी में डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ ये पॉइंट को। फिर जो नेक्स्ट चीज है वो आपकी है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, जिसमें जो पॉइंट वन है, जो पहला पॉइंट है, उसमें वो आपको बता रहा है कि स्टॉक कॉस्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड डिस्पोज्ड ऑफ, मींस ये आप कह रहे हैं इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ सेल आपने किस तरह से कैलकुलेट करनी है टैक्स के अंदर, कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें सेम कह रहा है ए प्लस बी माइनस सी। ए क्या है ओपनिंग स्टॉक, बी क्या है परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर या प्रोडक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, एंड सी क्या है क्लोजिंग स्टॉक। जो आप अकाउंटिंग में कॉस्ट ऑफ सेल पढ़ते हैं टैक्स में भी वही कॉस्ट ऑफ सेल है। फिर पॉइंट बी में वो क्या कह रहा है कि आपकी ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट क्या होगी। पहले कहता है कि अगर आपने बिजनेस आपका चल रहा है सालों से, तो जो आपके लास्ट ईयर की क्लोजिंग स्टॉक की जो आपकी कॉस्ट होगी वो आपकी क्या होगी, साल की ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी। अगर आपने बिजनेस इसी साल स्टार्ट किया है, ठीक है, एंड आप इन्वेंट्री को एज ए कैपिटल लेकर आए, आप अगर अकाउंटिंग में देखें, अगर एक ऑनर इन्वेंट्री खुद से इंजेक्ट करता है, हम इन्वेंट्री क्या रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री डेबिट कैपिटल क्रेडिट। तो कहते हैं कि जिस डेट पर वो बिजनेस में इन्वेंट्री लेकर आ रहा होगा उस डेट की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो क्या होगी, ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट होगी, ठीक है। फिर वो कह रहा है अकाउंटिंग वाली बात, IS2 इन्वेंट्री वाली बात, कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो रिकॉर्ड होगा लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी। ये IS2 में आपको पता है कि एनआरवी क्या होती है, ठीक, इस तरह कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। फिर यहाँ पर एक जो कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड है वो आपके हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। हम जो इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है वो क्या करता है कि उसमें हमारे पास दो दो ऑप्शन होते हैं इन्वेंट्री की कॉस्टिंग करने के। एक होता है मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। एक होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारे होते हैं, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स होते हैं, हम सारों को उस आइटम की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग या प्राइम कॉस्ट मेथड या जो आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड होता है उसमें हम डायरेक्ट मटेरियल को कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, हम डायरेक्ट लेबर को कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, और जो हमारे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं उनको हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। जो हमारे फिक्स्ड ओवरहेड जो, और उसके अलावा हमारे जो वेरिएबल नॉन फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी होते हैं उसको भी हम क्या बनाते हैं, कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं। तो ये आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग जो आप पढ़ेंगे KF3 उसमें आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर वो सिर्फ यही कह रहा है कि जगह अगर एक बिजनेस है वो फॉलो कर रहा है आपकी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। वो प्राइम कॉस्ट मेथड भी यूज कर सकता है, मींस वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड भी यूज कर सकता है, या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी यूज कर सकता है, ठीक है। ये उस बिजनेस के लिए है जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा होगा। अगर एक बिजनेस है वो क्या फॉलो कर रहा है, अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा है, तो वो हमेशा क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। अब फिर वो आगे क्या कह रहा है, ये तो आपकी हो गई पहले वाली। अब आप क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा फाइफो एंड वेटेड एवरेज, ठीक है। तो लॉग वो हम तब फॉलो करते हैं जब जिस स्पेसिफिक आइटम को हम सेल कर रहे हैं या जो भी हम एसेट आइटम को हम सेल कर रहे हैं,
अगर वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइबल ना हो। अब हमारी जो आईएफआरएस है, ठीक है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो डिस्कस करते हैं FIFO वेटेड एवरेज, ठीक है। अब अगर हम गैप्स की बात करें, जो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं, उसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास एक आइटम्स है, इन्वेंट्री है, एक स्पेसिफिक इन्वेंट्री है, आप उसकी स्पेसिफिक आइटम वाइज आप कॉस्टिंग कर सकते हैं, आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो मैंने आइटम बेचा है, इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी क्या हिसाब किताब है। तो आपने क्या करना है, उसको पार्टिकुलर आइटम के हिसाब आपने क्या करनी है, कॉस्टिंग करनी है। अगर पार्टिकुलर आइटम के हिसाब से आप कॉस्टिंग नहीं कर सकते, तो फिर आपके पास क्या आ जाता है, फाइफो आ जाता है एंड वेटेड एवरेज आ जाता है। तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आप फाइफो यूज करते हैं, वेटेड एवरेज यूज करते हैं, ये बिजनेस की अपनी पॉलिसी होती है। फिर यहाँ पर एक और पॉइंट है कि अगर बिजनेस अपनी कोई चेंज करता है पॉलिसी, ठीक है, मतलब अगर वो चेंज करता है परमिशन लेकर, तो वो उसकी सारी एडजस्टमेंट्स करेगा। लाइक अगर मैं अक्रूवल बेसिस फॉलो कर रहा हूं, अब मैं क्या कमिश्नर के पास गया, मैंने कहा कि मेरी कैश बेसिस अकाउंटिंग कर दें, तो लॉ कहता है कि आपने अपनी एडजस्टमेंट्स करनी है उसके अकॉर्डिंगली, प्रायर ईयर्स की। आप FR1 पढ़ रहे हैं, अगर FR1 में आपका IS8 है, ठीक है, जिसमें आप पढ़ते होंगे रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स, हमने वो वाली क्या करनी है, टैक्स में करनी है। जितना एडवांस लेवल का जो ये वाला पॉइंट जो न्यूमेरिकल में टेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये लिखा हुआ है, तभी आपको मैं बता रहा हूँ। हमारा चैप्टर 7 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 8 है, जिसमें हमने डिस्कस करना है आपका डेप्रिसिएशन, आपके इंटेंजिबल्स, आपके प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होती है।